नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुफ्त की रेवड़ी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को सिर्फ अपनी चिंता है, वो लगातार झूठ बोलते हैं। केजरीवाल ने कल कहा था कि गरीबों के खाने पर टैक्स लगाया जा रहा है, वहीं अमीरों का 5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव को लेकर खींचतान के बीच कांग्रेस ने भी गुजरात में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उधर अदालत में रेवड़ी संस्कृति पर बहस जारी है, तो इधर जनता की अदालत में भी सियासत भारी है। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी संस्कृति को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा वार कर दिया, तो आज बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपनी फिक्र है, वो किसी न किसी तरह अपनी और अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए लगातार झूठ बोलते हैं। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एम्बिशंस फुलफिल हो, उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़े। इसलिए झूठ दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। ये कल फ्रीबीज क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको लेकर लड़ाई हुई। केजरीवाल सरकार की मुफ्त योजनाओं पर संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल दाना डालकर फंसाते हैं और फिर उसका जमकर प्रचार करते हैं। दरअसल चुनावी जीत के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने का मामला जब अदालत में पहुंचा, तो केजरीवाल ने भी अपना वकील अदालत में खड़ा कर दिया। साथ ही बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि गरीबों और सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, जबकि अपने व्यापारी दोस्तों का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है। केजरीवाल ने जनता को मिलने वाली सुविधाएं केंद्र सरकार के बंद करने के मकसद को लेकर सवाल पूछा। केजरीवाल ने कहा कि क्या सरकार की माली हालत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हरियाणा में रेवड़ी संस्कृति को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वाले तो डीजल पेट्रोल मुफ्त देने का ऐलान कर हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जिस वक्त पीएम मोदी रेवड़ी संस्कृति को लेकर सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त यूपी में योगी सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा जल्द देने का ऐलान किया। उन सभी बसेज में पूरे प्रदेश के अंदर सभी बहन और बेटियों को फ्री में अगले 48 घंटे के लिए, यानी आज रात्रि को 12 बजे से लेकर के और 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक फ्री में यातायात की सुविधा हम लोग उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके लिए तब तक हर जनपद में 2-2 नई बसेज भी पहुंच चुकी होंगी। तो इससे अच्छा कार्य दूसरा नहीं हो सकता कि इन बसेज का उपयोग प्रदेश की बेटियां और बहनें करेंगी। दरअसल मोदी सरकार गुजरात चुनाव के मद्देनजर
केजरीवाल के मुफ्त बिजली के ऐलान को लेकर परेशान है। हालांकि मोदी सरकार मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन देने को चुनावी मुद्दा बनाती रही है, लेकिन गुजरात का रण जीतने के लिए अब कांग्रेस ने भी किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर के पैसे गरीबों को मुफ्त की सुविधाएं देने का किसी को हक नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि संसाधनों के असमान वितरण के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसे में गरीब तबके की बुनियादी जरूरतें पूरा करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। रेवड़ी कल्चर को लेकर यहाँ पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर कौन रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ा रहा है और आखिर बाकी जो पार्टीज हैं उनको ये दिक्कत क्यों, क्या रेवड़ी कल्चर का गलत मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। कोर्ट में भी क्या कुछ रहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ केजरीवाल सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका साफ तौर पे कहना है कि क्या वाकई केंद्र सरकार की जो माली हालत है वो ठीक नहीं है, इस वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। जया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है जया जी। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, रमेश जी बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो की प्रवक्ता है सपा के, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सीधे आम आदमी पार्टी के नेता रमेश जी के साथ करेंगे। रमेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर, वाकई रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से? कहा तो यही जा रहा है सर। आपने जो पैकेज में एक लाइन बोली, गुजरात चुनाव को देखते हुए भाजपा ने रेवड़ी कल्चर की आलोचना शुरू की। पूरे प्रोग्राम का क्रक्स वही छिपा हुआ है। और ये जो प्रधानमंत्री ने शब्द प्रयोग किया है रेवड़ी का, ये तो अत्यंत निंदनीय अपने आप में है। प्रधानमंत्री जी को गरीबों के लिए अगर कोई सुविधाएं दी जा रही हैं सरकारों के द्वारा, जो कि सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगर सरकारों के द्वारा कुछ सुविधाएं दी जा रही गरीब आदमी को, तो वो उसको रेवड़ी कह के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और देखिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं या करते हैं उसका असर नीचे तक जाता है। उनके इस तरह से मजाक उड़ाने के बाद संसद में निशिकांत दुबे जो उनके सांसद है, उन्होंने कहा 80% लोगों को फ्री फंड का खाना खिलाया गया कोरोना में। एहसान कर रहे हैं क्या? ये राशन फ्री दे तो ठीक है, ये उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर फ्री दे ठीक है, हालांकि ये सच है कि अब वो सिलेंडर भरवाए नहीं जा पा रहे हैं, इतना महंगा हो गया। किसानों को किसान सम्मान निधि हर 3 महीने में 2000 दी जाए, वो ठीक है, लेकिन हम अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की सुविधाएं अगर दे दे तो वो खराब हो जाती है। अभी आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, दरअसल बात यह है कि अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को गंभीर चुनौती उनके एनडीए में ही मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त क्या अनाउंस किया कि जी हमारे यहाँ बस यात्रा फ्री रहेगी महिलाओं के लिए। इसका मतलब इनकी कोई नीति नहीं है। और इस आलोचना के मूल में गुजरात के चुनावों में हार का डर छिपा हुआ है। रक्षाबंधन में महिलाओं के लिए बसें फ्री होना ये आज की घोषणा नहीं है, ये तो हर बार होता है। इसको उससे जोड़ के देखा जाएगा क्या? आलोक वत्स जी, मैं सीधा आपका रुख कर लेती हूँ। कह रहे हैं गुजरात चुनाव को देखते हुए भाजपा ने इसकी आलोचना की है। अब सवाल इस बात को लेकर है, डर लग रहा है क्या आम आदमी पार्टी से? देखिए, हम लोग पॉलिटिकल आदमी है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। हम तो 2 से शुरू हुए थे नेहा जी, और आज हम 323 पे पहुंच गए। हम कर्मठ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनत लोग हैं। हम जनता के पास जाकर अपनी बातों को रखते हैं, जनता के साथ अपना नाता जोड़ते हैं, विश्वास जोड़ते हैं, तब उनका वोट प्राप्त करते हैं। और केजरीवाल जी तो का मॉडल ही झूठ से शुरू होता है। देखिए, आज निर्मला सीतारमण जी ने भी बड़े साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च को हम रेवड़ी में नहीं गिनते हैं।
उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर किसानों को और एमएसएमई को कोई लाभ दिया जाता है बिजली के तौर पर, तो वो भी देश की प्रगति के लिए ठीक माना जाएगा। लेकिन अन्य जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं उस पर उन्होंने कहा कि इसका जब तक राज्य अपने बजट में इसका प्रावधान नहीं कर ले तब तक इसको नहीं देना चाहिए। इससे राज्य की व्यवस्था चरमरा जाती है। इसका सीधा उदाहरण पंजाब पे है। इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर दी और वहां पर 5,000 करोड़ का इनके ऊपर बोझ पड़ गया। उसके बाद ये प्रधानमंत्री के पास तो ये बोझ कटोरी लेके आ, ये बोझ तो राज्य सरकार पे पड़ा है ना। अगर प्रधानमंत्री से राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, वो अब सेंटर में आके प्रधानमंत्री से कह रही है कि हमें 2.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ हमें 5 वर्ष के लिए लोन दे दीजिए। तो आप ऐसी चीजें करते क्यों हैं जिसके कारण आपको लोन मांगना पड़ता है? ठीक है, रमेश जी जवाब दीजिए, ऐसे काम क्यों करना या ऐसी घोषणाएं क्यों करना है जब आपके पास बजट नहीं है? उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ऐसी घोषणा कर दी जाती है, फिर कटोरा लेके प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाता है। यही तो मूल है बात है कि जहां तक दिल्ली के बजट की बात है, दिल्ली का बजट तो रेवेन्यू सरप्लस में है। अब आई पंजाब की बात, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा था जब सरकार हमने टेक ओवर की थी। उसके बाद से 5500 करोड़ का कर्जा हम वापस भी कर चुके हैं। पंजाब में नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया, पंचायतों की जमीन को अवैध कब्जे से छुड़वाया गया, 2208 करोड़ का रेवेन्यू उससे मिला हमें। तो हम पंजाब के वित्त व्यवस्था को भी सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं। और मुझे एक बात, प्रधानमंत्री से मदद लेके सुधारी जाएगी क्या सर? एक भाजपा ऐसी घोषणाएं क्यों की जाती है जो कि सरकार पूरा नहीं कर पाती? फायदे में चल रहा हो, एक भाजपा शासित राज्य जिसकी जो बजट व्यवस्था है वो फायदे में है, एक भाजपा शासित राज्य कोई भी नहीं है। 15 सालों से भाजपा की सरकारें राज कर रही है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में 27 साल हो गए। क्या वहां बजट घाटा है या रेवेन्यू सरप्लस है? आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, बजट घाटा और बजट तो घाटे में दिखाया ही जाता है। अरे बजट दिखाया जाता मतलब आपको सत्य नहीं बताते। एक मिनट आप मुझे बोलने दे, आप बोले। जी बोले। वहां पर इतने प्रोग्राम विकसित किए जाते हैं जिसके ऊपर जो आकलन होता है कि ये इस पर इतना खर्च आएगा, इस कारण बजट को घाटे में दिखाया जाता है। कहीं भी सरप्लस बजट कभी नहीं शो किया जाता, ये शायद इनको जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज, जो केजरीवाल जी ने लगातार झूठ बोला है, उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हमारे केंद्र ने हमारे पैसे में कटौती कर दी, जबकि सच्चाई ये है कि 2021 और 2022 और 2022 और 2023 में दोनों वर्षों में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसको कोरोना के मद्देनजर संशोधित करके 25,000 करोड़ और अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। लेकिन इन्होंने कह दिया 29 और दूसरी चीज, एक मिनट आप बोलने की, दूसरी चीज जो केंद्रीय राजस्व में इसको कमी दिखाई पड़ रही है, उसका कारण ये नहीं जानना चाहते। कारण है जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए राज्य बने, उसको भी केंद्र के बजट से पैसा दिया गया इस बार, वो अभी राज्य बने थे। और इनकी बात कर ले, इन्होंने 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, 16 स्कूल इनके राज्य में बंद हो गए। अभी आप कह रहे थे शिक्षा और स्वास्थ्य को इससे दूर रखने की बात निर्मला सीतारमण ने की है, तो उस पर नहीं जाएंगे हम उन मुद्दों की बात करेंगे जिसे भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कल्चर कह रही है। 15 लाख नौकरी देने का वादा किया था नेहा जी, मात्र 440 आदमी को नौकरी मिला है। ये क्या बात करते हैं? सिर्फ झूठ पर ही आधारित किए हुए हैं। दोबारा तो सरकार बना ली ना दिल्ली में सर, पंजाब में भी सरकार बना ली, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? ये सारा झूठ पे आधारित है। नहीं, झूठ पे आधारित है तो जनता तो मौका दे रही है ना सर, कुछ किया होगा तभी मौका दे रही है। लेकिन डॉक्टर जय ठाकुर जी, ये रेवड़ी कल्चर आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसे कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि घोषणाएं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बहुत की गई थी। अभी उत्तर प्रदेश का हाल ही में चुनाव हुआ, वहां पर भी कहा गया था कि लड़कियों को, छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी और तमाम तरह के वायदे और दावे किए गए थे। वो बात अलग है कि सीटें नहीं आई, सरकार नहीं बन पाई, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी रेवड़ी कल्चर के साथ जोड़ के देखा जाए क्या? ऐसा है, अगर हम अपने देश को देखें तो
एक निम्न तबके का बहुत लंबे समय तक शोषण हुआ है, तो निश्चित रूप से उसे समांतर लाने में उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट देना आवश्यक है। मुझे नहीं लगता ये जो मोदी जी रेवड़ी कल्चर कह के अपमानित कर रहे हैं किसी भी पार्टी का, वो गलत है। और जिस तरीके से आप पार्टी काम कर रही है, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में जितना किसानों की मदद करी है और जितना उनका कर्जा माफ किया है, बीजेपी तो सिर्फ उद्योगपतियों की मदद करने वाली पार्टी है। किसने कितने करोड़ दिए और किस तरीके से उसे भगाया जाए देश से बाहर, कभी इन्होंने गरीबों की, पिछड़ों की सोची ही नहीं है। ये उनकी विरोधी पार्टी है। ये उन चीजों पे टैक्स लगा रही है जो हर व्यक्ति की थाली में आवश्यक है, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, सिलेंडर हो। इनके समय में दाम देखती हूँ 1100 रुपए के पास जाने वाला है और कांग्रेस पार्टी ने 600 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराया। अब क्या फायदा है इस तीनों का कि उसे आदमी कंटिन्यू ना कर सके। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं घबरा रहे हैं। जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं बिहार में, जिस तरीके से ये सत्ता से बाहर गए हैं, ये अंदर से हिले हुए हैं कि आज विपक्ष मजबूत हो रहा है। इनकी काफी कोशिश करने के बाद भी जब ये चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इस तरीके के व्यंग जो है सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है इससे कमजोरी साबित होती है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है। ठीक है, मैं जोशी जी का रुख करूं उससे पहले आलोक जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वाकई क्या इससे ये चीजें साबित होती है, बार बार आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेना, उन पर हमला करना। पंजाब में सरकार बना चुकी है आम आदमी पार्टी, अब गुजरात में डर लग रहा है क्या है जिस सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी? मैंने कहा ना, इससे डरना चाहिए जया ठाकुर जी को कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ रही है वहां वहां आप आदमी अपना जड़ें जमा रहे हैं। हमें किसी से डर नहीं है। हम तो हिंदुस्तान पर अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, जनता के विश्वास से अभी 40-50 साल कहीं हिलने वाले नहीं। ये विपक्ष के लोग, लंगड़ी घोड़े, ये सब आपस मिलके भी अगर एक घोड़ा तैयार करेंगे तो उसको पहले ये तो तय कर ले जया ठाकुर जी और रमेश श्रीवास्तव जी की इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। अब तो एक और नया कैंडिडेट पैदा हो गया बिहार से, माननीय नीतीश कुमार जी। राहुल गांधी बनेंगे, आप केजरीवाल जी बनेंगे कि नीतीश कुमार जी बनेंगे। पहले आपस में ये तो तय कर लें कि प्रधानमंत्री होगा कौन। तो ये पहले आपसी लड़ाई को तय कर ले। हमें कहीं किसी से, हम देश को सही तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज वैश्विक नहीं, ये तो जनता तय करेगी सर, आलोक जी तय नहीं करेंगे, कोई तय नहीं करेंगे कि देश को सही रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर जा रही है या नई सरकार नहीं लेकर जा रही। लेकिन जोशी जी, अब सवाल इस बात को लेकर, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना, सस्ती दरों पर चीजें उपलब्ध कराना, क्या रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने वाली बात है क्या? देखिए, पहले तो हमें दिक्कत इसी शब्द से है जो रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, और जितना मेरा पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान है, शासन व्यवस्था का मतलब होता है अंतिम खड़े व्यक्ति को भी मजबूत करना, उसको मुख्य धारा में लाना। और मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी, इनसे कहना चाहता हूँ जो ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कटोरा लेके आके खड़े करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं बस जी को कहना चाहूंगा कि वो संविधान का जरा अध्ययन कर ले, और जब वो संविधान का अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा एक संघीय व्यवस्था है। उस संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र राज्यों को उनके यहाँ के जो अपने जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए, या जो हम वहाँ पर सरकार चलाने के लिए हमेशा से वहाँ पर सहयोग करने का आर्थिक दृष्टि से करता है। ये एक संघीय व्यवस्था है। नहीं, संघीय व्यवस्था तो है सर, लेकिन पहले पार्टी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दे, फिर उसे पूरी न कर पाए, फिर प्रधानमंत्री उसे पूरा करे, ये संघीय व्यवस्था है क्या? अब मैं आपकी नेहा जी पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर आपको बोलने के लिए बुलाया। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, आपके चैनल के माध्यम से क्या इन्होंने फ्री नहीं भोजन दिया, राशन फ्री दिया, वो सही है इनका। इसके बाद अभी भी आपके चैनल में घोषणा हो रही थी, उस हालात से कंपैरिजन हम कर सकते हैं क्या जोशी जी? वो कोरोना काल की बात थी, कोरोना से देश को उबारने के लिए तब ऐसे मुफ्त में राशन की घोषणा की गई या मुफ्त में राशन दिया गया, लेकिन अब आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं क्या?
नेहा जी, आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहा था, योगी जी घोषणा करते हैं वृद्धावस्थाओं के लिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी करे तो उचित है, अन्य लोग करे तो वो गलत हो जाता है। यही इनकी दोहरी नीति है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके गंभीर चैनल के माध्यम से, अगर लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के जो आज का विषय है, मैं कहना चाहता हूँ ये अधिकार बनना चाहिए लोगों का, और इस अधिकार को पूर्ण कराने की व्यवस्था वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र का होना चाहिए। कितने लोग भारत में शिक्षित हो पाते हैं धन की कमी के कारण, शिक्षित नहीं हो पाते, कितनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता धन की वजह से। नहीं, ये इसमें अभी निर्मला सीतारमण ने कहा है सर कि शिक्षा और स्वास्थ्य को इससे दूर रखना चाहिए। ये रेवड़ी कल्चर जो शब्द प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नहीं है। वहाँ पर सभी सरकारों को तवज्जो देने की बात की गई है, इन सेक्टर्स को उभारना चाहिए। आलोक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अब जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले जोशी जी कर रहे थे सर, अगर लोगों को सुविधाएं दी जाए तो इसे रेवड़ी कल्चर से क्यों जोड़ कर देखा जा रहा है? आपकी सरकार अगर नहीं दे पा रही तो फिर इसमें लोगों की क्या गलती है? इसमें बाकी विपक्षी पार्टियों की क्या गलती है? दूसरी पार्टियां भी ना दे क्या? देखिए नेहा जी, कुछ मूलभूत चीजें हैं जो जिसके लिए आपको वोट दिया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, बिजली। बिजली का मतलब घर में बिजली नहीं, सड़क पे बिजली। इन चीजों पर आपको वोट दिया जाता है। आप वोट इसलिए नहीं देते हैं कि आपको हर चीज मुफ्त में गवर्नमेंट देने लगे। गवर्नमेंट का काम है मूलभूत ढांचा मजबूत करना, लोगों को इतना सक्षम बनाना कि वो खुद इन सब चीजों का पेमेंट करने के लायक स्वयं को समझे। और किसानों को एक हद तक और एमएसएमई को अभी की स्थिति में एक हद तक बिजली भी देना मुफ्त की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें आप फ्री में कर रहे हैं वो अनैतिक है। उस तरीके की फ्री बीज बांटने से स्टेट एक्सचेकर का राज्य के एक्सचेकर पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, जिससे उसको संभालने में सक्षम सर, अपने अपने तरीके से इंसान या फिर यूं कहें कि जो सरकार होती है वो अपने राज्य को चलाती है। आम आदमी पार्टी का एक अपना तरीका है, भारतीय जनता पार्टी तो ये तय नहीं करेगी क्या आम आदमी पार्टी जहां पर शासित है वो अपने राज्य को कैसे चलाए? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर उंगली उठाई है। उनका भी कहना है कि इस तरीके के फ्री बीज नहीं देने चाहिए। अभी उन्होंने कहा है कि इस पर एक कमेटी गठित करके और इसके ऊपर पूरी तरीके से इसकी मीटिंग की कवायद होनी चाहिए और तय होना चाहिए कि किस तरीके की चीजें गवर्नमेंट दे सकती है। और खासकर इलेक्शन के पहले जो ये अनाउंसमेंट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटर को खरीदने के लिए किया जाता है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। दिल्ली में इन्होंने 100-150 यूनिट बिजली फ्री कर दी और जो दूसरे लोग हैं उनका बिजली का बिल बढ़ा दिया। हाहाकार मचा हुआ है लोगों के बीच में। पानी पे भी वही हाल है। ठीक है रमेश जी, आपने सुना अभी आलोक जी कह रहे हैं कि देखिए लोगों को सशक्त बनाने की जरूरत है बजाय मुफ्त में कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं देने के। इत्तेफाक रखते हैं क्या रोजगार आपने दिया नहीं, मुफ्त की रेवड़ियां आप बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि देश के लिए बहुत घातक है ऐसी स्थिति। मैं कहना ये चाहता हूँ ये भाजपा वाले लोगों को क्या सशक्त बनाएंगे? इन्होंने तो देश के 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे ला दिया और उनको फ्री का राशन दे करके कहते हैं एहसान कर रहे हैं। ये लोगों को सशक्त बनाने का गलत आंकड़े हैं, नहीं है, ये गलत आंकड़े हैं। देश के 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है। तब तो आखिर उनको फ्री भोजन क्यों दे रहे हैं आप? अगर फ्री भोजन कोरोना काल के कारण दिया गया था, सिर्फ कोरोना के कारण दिया गया था, जब नौकरी नहीं थी, लोग घरों में बंद थे, किसी तरीके का रोजगार नहीं था और लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उस कारण से दिया गया। और अभी धीरे धीरे स्थिति मजबूत होती जा रही है, तो कुछ दिनों में वो विड्रॉ हो जाएगा। वो परमानेंट हमने नहीं अनाउंस किया है आपकी तरह, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है। मतलब कि अब भाजपा, आप भी जानते हैं कोरोना में आप घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कोरोना में लोगों की नौकरियां चली गई, कोई दिहाड़ी मजदूर को कोई रोजगार नहीं था, इसलिए हमने उस समय ये काम किया। सुनिए अब तुमने आराम से सुन। सुप्रीम कोर्ट में क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी अधिवक्ता खड़े हुए तुषार मेहता साहब, उन्होंने कहा साहब इस पर विचार करने की जरूरत है। केंद्र और मैंने क्या कहा? मैंने भी यही कहा, उन्होंने कहा इस पर विचार करने की जरूरत है। आप सुन तो लें। फिर केंद्र सरकार अब क्या करी जी? एमएसएमई वाला नहीं है, शिक्षा वाला नहीं है,
जबकि इनको पहले पता नहीं था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 12वीं तक की शिक्षा वैसे ही कानून के तहत मुफ्त है। तो अब जब इनकी आलोचना हुई तब ये घबरा गए, तब इन्होंने कोर्स करेक्शन करना शुरू किया कि अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये ठीक नहीं है। आपका ये कैटेगराइजेशन कोर्ट में भी दिखना चाहिए था। कोर्ट में तो आप हाथ बांध के खड़े हो गए कि जी कमेटी बनाएंगे, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे, और यहाँ आप आलोचना करने पे चले आए। एक बात बताइए, आप कह रहे चुनाव के पहले ये बोला जाता है तो वोट खरीदने की बात होती है, मतलब 15 लाख वाला भी चुनाव के पहले वोट ही खरीदने के लिए बोला था आपने कि वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। और अब लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ ना रमेश जी, उसके बाद भी चुनाव हुआ। एक वाक्य नहीं। और अब प्रधानमंत्री जी को काले शब्द से इतनी नफरत हो गई है कि अगर कोई विपक्षी दल काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन कर रहा है तो कहेंगे अरे काला जादू हो रहा है, काला जादू हो रहा है। अब कोई भी जादू कर ले, ये दोबारा 2024 में आने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है। जय जी ये रेवड़ी कल्चर आप आएंगे? अरे प्रभु आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर आएंगे। ठीक है जय जी, ये रेवड़ी कल्चर जो है प्रधानमंत्री देश के लिए घातक बता रहे हैं, लेकिन अभी आलोक जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा घातक है। दिल्ली में आप लोग काबिज थे, जड़ से उखाड़ दिया। पंजाब में आप लोग काबिज थे, जड़ से उखाड़ दिया। कह रहे गुजरात में भी जहां जहां पर आपके एमएलएज हैं वहीं वहीं पर खतरा कांग्रेस को ज्यादा है, हमें नहीं। जी देखिए, कांग्रेस को खतरा नहीं है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसे समझ आएगी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के साथ, किसानों के साथ खड़ी रहती है, तो निश्चित रूप से वोटर हमारे साथ ही रहेगा। आम आदमी पार्टी से मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। दिल्ली में किससे सत्ता छीनी, पंजाब में किससे सत्ता छीनी, बताइए। देखिए वो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। उस समय पे शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया था। आप अगर उनके काम को आज भी देखें तो दिल्ली को बहुत बुरी स्थिति से बहुत बेहतर स्थिति में वो लाई थी। वो एक समीकरण क्यों लोगों ने आपको साफ कर दिया? जिन लोगों ने आपको क्यों साफ कर दिया? एक भी सीट नहीं है आपके पास दिल्ली में। पंजाब में भी अगले चुनाव में आप लुप्त हो जाएंगे। पंजाब से नई गाड़ी लॉन्च होती है मार्केट में तो निश्चित रूप से उसकी यूएसपी ज्यादा होती है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जब उसका वर्थ देखते हैं और फिर उसके बाद ये समझ में आता है कि उतनी वर्थ नहीं होती है। निश्चित रूप से मैडम, हम तो 1952 से पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो हमको सत्ता में आने में कितना टाइम लगा? हम तो 1952 से राजनीति कर रहे हैं, तो हमें सत्ता में आने में कितना टाइम लगा? और आप तो 60 वर्ष रूल करके कांग्रेस मुक्त भारत की ओर चल दी है। ठीक है, चलिए मैं जोशी जी का रुख करूं, उससे पहले रमेश जी एक सवाल और। जी जोशी जी रखिए अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है, जब अंतिम खड़े व्यक्ति को सुविधाएं मिलने लगती है तब उनके पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं उनका ऋण माफ हो जाता है, जो उनके औद्योगिक मित्र हैं, तो निश्चित तौर पे इनको लगता है कि इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल कर दी है। अगर गरीब को कोई सुविधा मिल जाए तो पीड़ा होएगी। इस विषय पे तो मुझे लग रहा है विपक्षी पार्टियां वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है। ये तीनों जो पैनलिस्ट है एक तरफ और आलोक जी आप एक तरफ, ऐसा लग रहा है इस डिबेट को देखते हुए। लेकिन ऐसा इसी डिबेट में नहीं है नेहा जी, ऐसा हर डिबेट में होता है। ठीक है, 4 वर्सेस 1, 3 वर्सेस 1। हम तो जोशी जी के साथ बहुत मुरा कुश्ती कर चुके हैं। ठीक है रमेश जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे है सर। ये कहा जा रहा है कि देखिए दाने डालने का काम लोगों को करती है आम आदमी पार्टी, बेवकूफ बनाने का काम करती है आम आदमी पार्टी, और उसके बाद जब सत्ता पर काबिज हो जाती है तो कुछ नहीं होता, रेवड़ियां बांटने का काम करती है आम आदमी पार्टी। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्या इस देश के लोग बेवकूफ हैं? जो भी ऐसा कर रहा है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, शायद उनके मन में कहीं ये चल रहा है कि देश के नागरिक बेवकूफ हैं या उन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है। हम तो इस देश के नागरिकों को बड़ा प्रबुद्ध मानते हैं कि जो 1950 से लेकर के आज तक 2.5 साल के वक्फे को छोड़ करके
लोकतंत्र की मशाल को लोगों ने जिंदा रखा है। ये जनता के बल पे हमारा लोकतंत्र बचा हुआ है। यहाँ की जनता बेवकूफ हो ही नहीं सकती, ना उसे बेवकूफ बनाया जा सकता। तो जिनके भी मन में ये है वो जनता के प्रति इस दुर्भावना को अपने मन से निकालते। नहीं, अब सवाल सर ये भी हो जाता है ना कि इससे पहले जो कहा गया था कि नहीं, सुन लीजिए, आप लोगों की तरफ से ये कहा गया था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, मैं सरकारी कोई भी सुविधा नहीं भोगूंगा। अब तो सर कहाँ है वो सब चीजें? वो लोग तो तभी कह रहे हैं ना, ये जो पार्टी आवाज उठा रही। रमेश जी अब सुन ले अब मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल जवाब दीजिए सर। अरविंद जी पर इसी दिल्ली में कितनी बार हमले किए गए जरा बताएं। एक तो इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय अपने ग्रुप को लेके पहुंच गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको फटकार भी लगा रखी है। तो जिस व्यक्ति की सुरक्षा को इतने खतरे हों उसे न चाहते हुए भी सुरक्षा देनी पड़ेगी। क्या ये चाहते हैं कि अरविंद जी सुरक्षा छोड़ दे और उनका जीवन खतरे में आ जाए? नहीं सर, हम तो इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों की कसम उन्होंने खाई थी, इसलिए पूछ रहे हैं सर। बाकी और कोई वजह थोड़ी है इसके पीछे, इसलिए पूछ रहे हैं। इसलिए भाजपा भी सवाल उठाती है कि जब ये कहा जाता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ और उसके बाद सभी सरकारी सुविधाएं ले ली जाती है, तो फिर ये अगर सवाल उठाएं कि दाने डालकर बेवकूफ बनाने का काम जनता को किया, तो फिर क्या गलत है इसमें? कुछ गलत है? बढ़ावी जाती है अपनी देश में सबसे ज्यादा सर्दी इन्हीं के विधायकों की है। जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं जवाब दे दूं, बेवकूफ बनाने वाली बात। एक जादूगर होता है जो एक बार टोपी से खरगोश निकाल के लोगों को चकित कर देता है। ये जादू 3 बार नहीं चलता। एक मुहावरा भी है हिंदी में, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। तो अगर हमने किसी को मान लीजिए बेवकूफ बनाने वाली एक्सरसाइज की होती तो 3 बार प्रचंड बहुमत नहीं मिलता हमें। तो 3 बार बहुमत मिला, इसका मतलब जनता संतुष्ट है और जनता की संतुष्टि साफ साफ दिखाई दे रही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, बेटी आती है तो वो दिल्ली का विद्यालय देखती है, कहीं और का विद्यालय देखने नहीं जाती। अगर विदेशों में मनीष सिसोदिया जी को आमंत्रित किया जाता है शिक्षा पर बात करने के लिए तो दिल्ली के ही शिक्षा मंत्री को आमंत्रण मिलता है, कहीं और के शिक्षा मंत्री को आमंत्रण नहीं मिलता। गुजरात के लोग आए विद्यालय देख के गए, केरल के लोग आए विद्यालय देख के गए, कर्नाटक के लोग आए विद्यालय देख के गए। अरे भाई, हम तो कहते हैं कि अगर आपको हमारी प्रदर्शनी लगती है क्या विद्यालयों में? जो विद्यालय देखने आए, पढ़ाई होनी चाहिए ना, विद्यालयों में पढ़ाई बेहतर तरीके से होनी चाहिए और इसी का हमें लगता है कि रिजल्ट बढ़िया है, बच्चों को सुविधाएं है, तभी तो आखिर लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि हमने बजट की नियमित रूप से जांच को उसको कंट्रोल में रखते हुए भी कैसे इतने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। आप दूसरे प्रदेशों के सरकारी विद्यालयों का हाल देखिए कितना बुरा है। महिलाओं के लिए अगर शौचालय तक नहीं है, बालिकाओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्लास में झाड़ झंखाड़ उगी हुई है। इससे तो लाख गुना अच्छे हमने दिल्ली के विद्यालय किए ना। लेकिन उससे कितना फायदा हो रहा है ये भी देखेंगे। लेकिन जोशी जी, संबित पात्रा तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, झूठे हैं एक नंबर के अरविंद केजरीवाल। जोशी जी। नेहा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी और आदरणीय इनके गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो पूरे देश में सरकारों को तोड़ने का अश्वमेध घोड़ा तोड़ा भेजा गया था, अब वो घोड़ा बिहार की क्रांतिकारी भूमि ने रोक दिया है। और आप निश्चित तौर पे पाएंगे बिहार की क्रांति के बाद इनका सूर्यास्त अंत हो चुका है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो छलावा है, जो लोगों को गरीब लोगों को न्याय नहीं देना चाहते, गरीब लोगों को आगे नहीं लाना चाहते और अपने औद्योगिक मित्रों की मदद करना चाहते हैं, ये छलावे वाली सरकार का अंत होने जा रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि गरीबों और सैनिकों के लिए केंद्र के पास पैसा नहीं है, जबकि अपने व्यापारी दोस्तों का करोड़ों का कर्ज माफ किया गया, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले जोशी जी भी कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। आपने मेरे से पूछा जी। देखिए, ये जो कर्ज की बात करते हैं कि 10 लाख करोड़ और ये 5 लाख, ये जरा लिस्ट को तो प्रदर्शित करे कि कितना माफ हो गया है। सीधे कह देने से हो जाएगा कि कौन से लोग, किसके कर्ज, कौन सा कर्ज कब माफ हुआ, इसकी पूरी जानकारी तो दे।
मैं भी कहता हूं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ये कहेंगे कि इसका प्रमाण दो। ये सब तथ्यहीन बातें हैं। ऐसे कोई किसी का 10 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ माफ करता फिरे तो उसको क्या जनता माफ कर देगी? और यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट है, वो सब मुक्त दर्शक बनकर देखता रहेगा। अगर ऐसी बात हुई है तो सड़कों पर क्यों नहीं उतर के हंगामा किया इन लोगों ने? ये तो बहुत बड़ी चीज है कि 10 लाख करोड़ किसी का माफ हो गया है। ये घर में क्यों बैठे? जिसपे हंगामा किया वो उस पे कौन सा एक्शन लिया आप लोगों ने? इस पर जिसपे हंगामा हुआ उस पे कौन सा एक्शन लिया? अभी केजरीवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार की माली हालत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई है? उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर सवाल खड़े किए, उस पे भी हंगामा हुआ था, वो कौन सा रोल बैक हो गया? अग्निपथ तो वीर पथ पर अग्रसित करने का हिंदुस्तान की एक कवायद है। आप रुक जाइए नेहा जी, 5-10 वर्ष के बाद आपको इतने सशक्त लोग और इतने ईमानदार लोग और इतने कर्मठ लोग मिलेंगे किसी भी काम के लिए कि आप कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान जगजगा गया है। पहले भी शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करता था आर्मी में, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी लोग 5 साल और 7 साल के लिए रिक्रूट किए जाते थे। और आज अगर इस तरह की कवायद हुई है तो ये नौजवानों को प्रशिक्षित करके और उसके बाद जब ये बाहर निकलेंगे तो इनके हाथ में 15-20 लाख की पूंजी होगी। ठीक है। उसके अलावा इनको हर जगह प्राथमिकता दी जाएगी नौकरियों में। ठीक है जय जी। ऐसा नहीं है। और बच्चियों को भी रोजगार मिलेगा पुरुषों के साथ साथ। ठीक। चलिए 72,000 80,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं अग्निपथ के स्कीम में। क्या मोदी जी वापस ला सकते हैं? और वो कैसे भाग जाते? कैसे आपकी सेफ्टी है कि वो इतने सारे उद्योगपति पैसा लेके भाग गए हैं? एक लंबी लिस्ट है गुजरात के उद्योगपतियों की। मैडम आप भूल रही हैं, मालिया 2009 में भागा था और चौकसी 2011 में गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। अपने थ्योरी को करेक्ट कर ले, हम तो उनको देर सवेर ले ही आएंगे, लेकिन भागा आपके रेजिम में है। नहीं, जो ये बात में भागे 2014 के बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं उससे ये साफ होता है ये घोटाला 2009 और 2011 में हुआ है नेहा जी। आप तथ्यों को जानकारी ले लीजिए। 2009 और 2011 में हुआ है। चौकसी का 2011 में, मालिया का 2009 में। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार शासनकाल में भागे ललित मोदी का जिक्र करिए सर। जरा मैं उनकी गलती सही कर दूं। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बिल्कुल झूठ बोलते चले जा रहे हैं। मार्च 2016 में विजय माल्या भागा। मैं भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घोटाले की बात कर रहा हूँ। आपने भागने की बात कर रहे हैं ना सर? नहीं, मैंने कहा ये घोटाला 2009 और 2011 में हुआ। मैंने भागने की बात नहीं कही है। अब देखिए पकड़ेंगे आपको। कैसे पकड़ेंगे? आप जबरदस्ती करवा लीजिएगा। ललित मोदी कब भागा? नीरव मोदी कब भागा? पैदा हुए थे तो पैदा हमारे भागे आपके टाइम में, और आप ला नहीं पाए अभी तक। उनकी लेटेस्ट फोटो ला दीजिए, आप भी तो ला नहीं पाएंगे। आप भगाया आपने, ये दोष आपको झेलना पड़ेगा। और पिछली बार भी आपको झेलना पड़ा है। हम लोगों ने जनसभाओं में इन बातों को कहा है और किसी भी भाजपा नेता के पास जवाब नहीं था। ये क्रिमिनल लोगों को, ये गुंडा माफिया को सपा के लोग ही प्रश्रय देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी माफिया को कोई जगह नहीं मिलती नहीं है। सर, भाग कैसे गए? अगर लोगों को सुविधाएं दी जा रही है तो वो रेवड़ी कल्चर से जोड़ के देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि राजनीति करने वाले तो डीजल और पेट्रोल मुफ्त में देने का ऐलान कर हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, तो ये जो भाग के गए हैं ये हक नहीं छीन रहे हैं क्या? बिल्कुल छीन रहे हैं। हम उस पर लगे हुए हैं। आज न देर न सवेर हम उसको ले आएंगे। अयोग्यता है कि आप लगे हुए हैं और सफल नहीं हो पा रहे। अरे मैडम जी, आपके राज्य में जितने घोटाले हुए उसकी फेरिस्त गिनाऊंगा तो आप थक जाएंगे सुनते सुनते। इसलिए ये मत कहिए। इन चीजों को करने में टाइम लगता है। जो इस तरीके के क्रिमिनल होते हैं, देश से पलायन करते हैं, वो इतनी आसानी से हाथ में नहीं आते हैं। ऐसे आपका है तो फिर आप अलग कैसे? हमने उनको नहीं भगाया है और घोटाला उन्होंने आपके रेजिम में किया है। आपके साथ मिलकर बैंकों के साठगांठ के साथ उस समय घोटाला हुआ है। ये भागे जरूर हमारे टाइम में है, लेकिन उनको मैं वादा करता हूँ
कि देर सवेर हम उनको हिंदुस्तान में लाकर ही छोड़ेंगे। उनको हम चैन से जीने नहीं देंगे, चाहे जहाँ कहीं भी हो। सारे उद्योगपति गुजरात से ही क्यों हैं और गुजरात में कांग्रेस नहीं है, आप अब पार्टी ये होते हैं और कोई पार्टी ये तो एक समझिए कि एक संयोग है कि वो सब गुजरात के हैं। ठीक है रमेश जी, ये तो लगता है प्रधानमंत्री को कि देखिए यहाँ पर बिजली मुफ्त देकर और तमाम चीजें मुफ्त देकर जो केजरीवाल सरकार है वो रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। लेकिन ठीक है, लेकिन मोदी सरकार मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन का मुद्दा भी लगातार उठाती रही, इसे भी चुनावी मुद्दा बनाया, तो क्या उसे रेवड़ी कल्चर से जोड़ के ना देखा जाए? देखिए वो नियमित मजबूरी है, वो देश की मजबूरी थी। एक ऐसा भयावह रोग आ गया जिसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। 9 की तरह लोग गिर के मर रहे थे। उस समय देश को किसी तरीके से लोगों को बचाना था। प्रधानमंत्री की फोटो, ये तो अपने आप में ही बड़ा आश्चर्यजनक था ना। और जो ये कह रहे हैं कि मुफ्त राशन ये वो, देखिए मैं आपको बहुत अब गंभीरता से बताऊं, 20 लाख करोड़ का बजट था 2014 में जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था। 40 लाख करोड़ का बजट अब है। 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया है एनटीए के थ्रू, ये आरबीआई ने आरटीआई में बताया है। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि कॉर्पोरेट टैक्स का रेट कम करने से 1,86,000 करोड़ के रेवेन्यू का लॉस हुआ। 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया गया। 68,900 करोड़ रुपए इनके मित्र लेकर के इनकी देख रेख में देश के हवाई अड्डों से विदेश भाग गए। तो कम से कम 20 लाख रुपए, 19.5 लाख रुपए के आसपास तो चला गया। तो बजट तो वही का वही रह गया ना देश का। यही वजह है कि जनसंख्या बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, लेकिन बजट वही का वही रह गया क्योंकि बाकी पैसे इन लोगों की जेब में चले गए। इसलिए देश में आज पैसे की कमी है। आटा, दाल, चावल, नमक सब पे जीएसटी लगाना पड़ रहा है। यही वजह है कि लगाना पड़ रहा है, अदरवाइज लगाने की आवश्यकता नहीं थी। पिछले 70 सालों में नहीं लगा था, अब क्यों लग रहा है? इसलिए कि देश में पैसे की कमी कृत्रिम रूप से करवा दी गई है। मुझे ये बताइए कि अग्निपथ की स्कीम जारी करते हुए पहला तर्क केंद्र सरकार ने क्या दिया था कि सैनिकों की पेंशन के लिए पैसा नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए, सैनिकों की पेंशन के लिए पैसा नहीं है इनके पास, इसलिए हम संविदा पे भर्ती कर रहे हैं। अभी भाई साहब कंफ्यूज हो रहे थे, शार्ट सर्विस कमीशन और संविदा में। शार्ट सर्विस कमीशन कुछ खास चीजों के लिए सेना में भर्ती होती थी, बल्कि अब जो संविदा में भर्ती हो रही है वो हर कैटेगरी के लिए हो रही है। ये चिंता का विषय है। ठीक है, आलोक जी जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक है, ये भूल रहे हैं कि देश में 26 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से रोड का निर्माण हमने किया और अभी जारी है। जितने पुल और पुलिया का निर्माण हमने किया वो जारी है। रेल को आप चुप रहिए, रेल को जिस तरीके से बढ़ावा दिया, गड्ढे जो बन गए पहली बारिश में, ऐसे पुल का एयरपोर्ट का निर्माण किया वो जारी है। जितने शौचालय बना के लोगों को, महिलाओं को खेत में और रोड पर जाने से मुक्त किया वो अभी जारी है। लोगों को घर मुहैया कराया वो जारी है। लोगों को आयुष्मान भारत में हमने मेडिकल सुविधाएं दी वो अभी जारी है। इन सब चीजों में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? उसके अलावा कोरोना काल में हमने लगातार ऑक्सीजन को बढ़ाने में वृद्धि की, उसके बाद दवाइयों का इंतजाम किया, उसके बाद लोगों को राशन दिया क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था। इन सब में पैसा लगा है कि नहीं लगा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इसमें से कौन सा काम है? नहीं तो फिर आप दूसरों को क्यों कहते हैं कि देखिए तो रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे? ये मजबूरी थी नेहा जी, मजबूरी को आप आवश्यकता में नहीं गिनेंगी। आप घर से बाहर नहीं निकल रही थी, आपकी नौकरी चली गई, क्या करती आप? आपको हमको मदद करना था, सरकार खड़ा हुआ उस समय हिंदुस्तान के लोगों के साथ। ये एक आवश्यकता थी, इट वॉज नेसेसिटी बोर्न आउट ऑफ अ वेरी बिग कैलेमिटी। एक बहुत बड़े हादसे के कारण ये हुआ। तो ये हमने रेगुलर में नहीं बांटने का काम किया कि हम लोगों को फ्री में खाना खिलाए चले जाएंगे जब तक हम सत्ता में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिर वो खत्म कर दिया जाएगा। अब वो समय आने वाला है जब ये मुफ्त राशन बंटना बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब गरीबों को अब मुफ्त राशन भी नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? वो सक्षम हो चुके हैं, मनरेगा में काम मिल रहा है, मनरेगा में बढ़ोतरी हो रही है और भी जगहों पर लोगों को रोजगार की संभावनाएं खुल चुकी हैं, तो क्यों फिर उसको दिया जाएगा? चलिए ठीक। वीडियो का ये हिस्सा काट के मुझे दीजिएगा कि जो ये प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि ये फ्री का राशन वाला बंद होने वाला है, ये यहाँ टेलीविजन पे बैठ के डिसाइड करेंगे कि सरकार नीति क्या बनाने वाली है।
ये कैबिनेट के फैसले होते हैं। कैबिनेट के फैसले आप टेलीविजन स्टूडियो पे कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात जो कहना चाहूंगा, मैंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया आपको। मैंने कहा आने वाले भविष्य में ये विद्रोह होगा। मैंने ये नहीं कहा कि आने तारीख में खत्म हो जाएगा। मैं कौन होता हूँ? मैं कैबिनेट का मेंबर नहीं हूँ। मैं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं कि आने तारीख से ये होने वाला है। मैंने कहा भविष्य में ये सुविधाएं खत्म होंगी, ये मैंने कहा है। भविष्य तो भविष्य बताएगा। सबसे बड़ी बात कि क्या मजबूरी है? घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। भारत की जनता को हम पर विश्वास है, नरेंद्र मोदी के चलिए सर, भविष्य में क्या होगा इस पर सभी की निगाहें हैं और वाकई हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन ऐसे में अगर जो लोग जरूरतमंद हैं उनको राशन आज से नहीं मिल रहा है, तमाम सरकारों में मिलता रहा है और उन तक राशन पहुंचना बहुत जरूरी है, जो कि जरूरतमंद है और उनको मिलना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया, पहुंच ही रहा है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।